हम देख रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री यूनिट 2 और यहाँ लिखा हुआ है कि जो एटम है वो एटमियो वर्ड से मिला है। एटमियो मीन्स अनकट और नॉन डिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड ना किया जाए उसको हम एटम बोलते हैं। लगभग 400 BC एंशिएंट इंडियन और ग्रीक फिलोसफर्स ने ये टर्म दिया था। उसके बाद एटॉमिक थ्योरी दी डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी 1808 में दी, जिसमें उसने एटम के बारे में बताया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए थे, लेकिन एटम की स्टेबिलिटी डिफाइन किसी ने नहीं कर पाई थी। ठीक है, ये किसी ने नहीं बता पाया था कि अलग अलग एलिमेंट अलग अलग तरह से बिहेव क्यों करते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग क्यों होती हैं। अलग अलग तरह के एटम्स कंबाइन होके डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों बनाते हैं, ये नहीं पता था किसी को। कुछ एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ इमिट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन्होंने ये बताया कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सही बता रही थी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन सही बता रही थी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी सक्सेसफुली समझा रही थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है दो चीज़ों को रब करने पे, वो नहीं समझा पा रही थी। 20th सेंचुरी मतलब 1900 के बाद में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुए। अभी हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे केवल। अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आगे बढ़ रही है। 1830 में मतलब बिफोर 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी में माइकल फैराडे ने बताया कि जब किसी केमिकल में किसी इलेक्ट्रोलाइट भरा है इसमें, और इसमें दो टर्मिनल्स हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है अगर, तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में और नेगेटिव टर्मिनल में कुछ मैटर जमा हो जाता है। ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रिसिटी में अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इसकी पार्टिकुलेट नेचर होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेस्ट जनरेट हुई फॉर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1850s के दौरान जो फैराडे थे उन्होंने इस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को इवैक्यूएटेड मतलब जिसमें वैक्यूम बना हो, इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में, जिनको कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स बोला जाता है, इनमें इस डिस्चार्ज को एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक ग्लास का ट्यूब लिया जिसको दोनों साइड से सील कर दिया और इसमें दोनों साइड दो मेटल के पीसेस लगा दिए और इन मेटल के पीसेस को एक वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब जब वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया तो ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये कैथोड, ये एनोड। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज गैसेस से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज केवल तभी देखा गया जब वोल्टेज बहुत हाई हो और प्रेशर बहुत लो हो। तो प्रेशर लो मेंटेन करने के लिए एक वैक्यूम पंप लगाया गया जिससे लो प्रेशर मेंटेन हो सके। जब बहुत सफिशिएंटली हाई वोल्टेज मिले इसको, तो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स देखी गई जो कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। और इसको कैसे देखा गया? तो ये जो रेज हैं इनको कैथोड रे पार्टिकल बोला गया।
फर्दर इसको चेक करने के लिए कि कैथोड से एनोड तक ये करंट जा रहा है, एनोड पे एक होल बना दिया। एनोड पे एक होल बना दिया मतलब क्या है कि ये जो एनोड की शीट है इसमें एक छेद कर दिया, तो इस छेद में से कैथोड रे निकली और इस ट्यूब की बाउंड्री पर टकराई, और जब ये बाउंड्री पर टकराई तो यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया, जिंक सल्फाइड, और उस जिंक सल्फाइड पे जब ये टकराई तो ये ग्लो करने लगा। ठीक है, ब्राइट स्पॉट एक देखने को मिला, और पुराने जो टेलीविज़न सेट होते थे वहाँ पे कैथोड रे ट्यूब ही होता था। कैथोड रे ट्यूब होता था पुराने टेलीविज़न सेट में, और उस कैथोड रे ट्यूब से जब इस तरीके से चीज़ें टकराती थी तो पिक्चर बनती थी, उसको पिक्चर ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ब्राइट स्पॉट एनोड पे हमको देखने को मिला। तो इस तरीके से दिख रहा है। एनोड को थोड़ा परफोरेट कर दिया था एनोड को, और एनोड में से यहाँ से जो पार्टिकल निकले यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा दी गई जो कि स्पॉट्स देने लगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखने को मिला कि कैथोड रे कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड तक जाती हैं। देमसेल्फ खुद में ये विजिबल नहीं होती हैं, दे आर नॉट विजिबल बाई देमसेल्फ, लेकिन इनका बिहेवियर ऑब्ज़र्व किया जा सकता है कुछ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरोसेंट मटेरियल से। जब ये जो रेज़ हैं ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पे हिट करती हैं तो ग्लो करती हैं, ग्लो। और टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब्स में जिसको कैथोड रे ट्यूब्स, जो कि कैथोड रे ट्यूब्स होते हैं, इनमें ये जो पिक्चर बनती है ये फ्लोरोसेंस की वजह से बनती है। ठीक है, जिसको टेलीविज़न स्क्रीन जब सर्टेन फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से जब टकराती है तो वो फ्लोरोसेंस देती है और वहीं से पिक्चर्स जनरेट होती हैं। अब कुछ और बातें सामने आई कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होती है तो ये रेज़ जो हैं कैथोड रेज़ ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड लगा दी जाती है तो जो कैथोड रे का बिहेवियर है वो सिमिलर होता है, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से एक्सपेक्ट हम करते हैं। मतलब कैथोड रेज़ के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कैथोड, तो ये प्रूव हुआ कि कैथोड रेज़ आर द रेज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अब इससे हमें ये पता चला कि जो कैथोड रे के कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि इलेक्ट्रोड का क्या मटेरियल लिया गया है और गैस कौन सी भरी गई है कैथोड रे ट्यूब में, इससे डिपेंड ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स सारे एटम्स के, सारे तरीके के एटम्स के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, सारे तरीके के एटम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या पता किया? क्योंकि मटेरियल से और गैस प्रेजेंट से दोनों से इंडिपेंडेंट है ये कैथोड रेज। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो चार्ज मास रेशियो है 1897 में जे थॉमसन ने 1897 में चार्ज मास रेशियो जे थॉमसन ने जो है कैलकुलेट किया था। और कैथोड रे ट्यूब पे जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर लगाए जाएं तब इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी और पता किया। ठीक है, तो 1897 में करा था जे थॉमसन ने चार्ज मास रेशियो को पता। तो इन्होंने ये कैथोड एनोड ट्यूब बनाया था। ये जो कैथोड रे एपरेटस है जिसमें एनोड पे हमने छेद कर दिया
और आगे एक यहाँ पे फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। लेकिन इसके बीच में क्या घटना घटी, इसके बीच में ये जो हमने एक बैटरी और लगाई, 2 टर्मिनल्स और बनाए, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और यहाँ से इस डायरेक्शन में हमने एक मैग्नेट लगाई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है। अब इन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करे। इन्होंने कहा कि जिस कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन भी ग्रेट ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा हम इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि लाइटर जो पार्टिकल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि डेफिनेटली जो लाइट होगा उसको डिफ्लेक्ट करना बहुत आसान होगा। लाइटर पार्टिकल जिस पे चार्ज ज़्यादा, वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, चार्ज से ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, और मास अगर कम है तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। चार्ज ज़्यादा है तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है, मास अगर कम है तो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है। और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से भी पता, ज़्यादा स्ट्रेंथ का है तो ज़्यादा डिफ्लेक्शन है। ठीक है। ये चीज़ें पता चली। अब इनको ये पता चला कि अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो यहाँ जाके हिट करते हैं, और केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाए तो यहाँ जाके हिट करते हैं पार्टिकल्स, और अगर दोनों बैलेंस में लगाया जाए तो सीधा एकदम बीच में हिट करते हैं पार्टिकल्स। अब इनसे कैलकुलेशन से उन्होंने चार्ज मास रेशियो निकाला, और जो चार्ज मास रेशियो आया वो आया 1.75 इंटू 10⁻11 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इस डेट को कैसे याद रखेंगे? तो देखो 9/7 में आता है 9/7। चार्ज और मास को तुम साथ साथ नहीं रख सकते। चार्ज और मास को इन्होंने कहा कि हम साथ साथ नहीं रखेंगे, चार्ज को ऊपर और मास को नीचे रखेंगे। 9/7 एक चार्ज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मास कम इम्पोर्टेंट है, तो इन्होंने जो चार्ज और मास को साथ साथ न रखने के बजाय 9/7 ऊपर नीचे रखा, तब हमने चार्ज मास रेशियो लिया। तो 9/7 का मतलब है चार्ज और मास को ऊपर नीचे रखना, मतलब रेशियो। और किसने लिया था? जे थॉमसन ने। अब ये जो 1.75 इंटू 10⁻11 है, इसको कैसे याद रखेंगे? 1.75 को हम 7/4 लिख सकते हैं इंटू 10⁻11। तो इलेक्ट्रॉन को 7 मान लो, मास को 4 मान लो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 7 है, मास 4 है, तो इसलिए रेशियो निकल के आया 1.75 इंटू 10⁻11। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता करने के लिए R.A. मिलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। 19th सेंचुरी में ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में मिलिकन्स 1906 से 14 के बीच में मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाया, और पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये डिटरमाइन कैसे किया? डिटरमाइन ऐसे किया इन्होंने, पहले इनने मास लिया और थॉमसन की जो चार्ज मास रेशियो है उसको लिया, इनको E/E/me रखा। तो मतलब ये जो चार्ज मास रेशियो है इसका यूज़ किया था उन्होंने, और यूज़ करने के बाद ये पता लगाया कि जो है इतना चार्ज होता है। सॉरी, ये तो उन्होंने पता किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से,
1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। उसके बाद उन्होंने मास, इलेक्ट्रॉन का मास निकाला। कैसे? चार्ज मास रेशियो को लिया और चार्ज को लिया। तो चार्ज मास रेशियो को जब चार्ज मास रेशियो से डिवाइड करेंगे तो कुछ इतना मास निकल के आया। तो मास कितना निकल के आया? मास निकल के आया 9.1094, मतलब 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इतना मास जो है वो किलो में निकल के आया इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की किस तरीके से डिस्कवरी हुई ये देखना है। तो मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, सेम कैथोड रे ट्यूब लिया, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और वहाँ से ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाली रेज़ भी निकली, जिनको हमने कैनाल रेज़ बोला। कैथोड रेज़ में नेगेटिव चार्ज था और ये कैनाल रेज़ में पॉजिटिव चार्ज है। और इनसे यहाँ से हमें क्या पता लगा? यहाँ से पता लगा कि जहाँ कैथोड रेज़, ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वहीं ये जो कैनाल रेज़ हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। और बेसिकली वो पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस हैं। और चार्ज टू मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड कर रहा है। वहाँ हमें नेचर ऑफ गैस से कोई मतलब नहीं था कैनाल रेज़ में, लेकिन यहाँ पे चार्ज मास रेशियो गैस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट्स लेके रखे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। और मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका जो बिहेवियर है वो अपोजिट है एज टू कैथोड रेज। तो कैनाल रेज का जो है बिहेवियर कैथोड रेज से अपोजिट है, ये पता चला। अब प्रोटॉन किसको बोला? सिमिलर तरीके से हाइड्रोजन गैस से जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव, सबसे छोटा और सबसे हल्का जो पॉजिटिव आयन निकला, हाइड्रोजन गैस से सबसे छोटा और सबसे हल्का पॉजिटिव आयन निकला, उसको हमने प्रोटॉन बोल दिया। तो 1919 में हमने पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैरेक्टराइज किया 1919 में। और ये उसके बाद इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स की भी ज़रूरत पड़ी और इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया चैडविक ने 1932 में, ठीक है। जब उन्होंने बेरिलियम की थिन शीट को अल्फ़ा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया चैडविक ने, तो उन्होंने पता चला कि न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिनका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, वो जब हम बेरिलियम की शीट पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को, मतलब He2+ आयंस को बॉम्बार्ड करते हैं, तब ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जिनका मास थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, और इनको हमने न्यूट्रॉन्स बोला। एक बार ये टेबल देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, रिलेटिव चार्ज इसका -1 होता है। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज जो है सिमिलर होता है, बस पॉजिटिव होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, रिलेटिव चार्ज 1 होता है। मास की बात करें, मास 1.67 इंटू 10⁻⁻21। अब यहाँ देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि इसमें -31 का फैक्टर लग रहा है 9.1, और इसमें -27 का फैक्टर लग रहा है 1.67।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हल्का है, इसलिए इसका मास 0 माना गया है इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का मास 1 माना गया है। प्रोटॉन से 1.67262, ठीक है, प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा भारी होता है न्यूट्रॉन। तो ये याद रखना, ये भले ही याद ना रखो, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि लगभग सेम मास होता है, लगभग सेम, और बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बहुत सब्ट्यूल, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। 262493 1.67 इसका भी होता है, 1.67 इसका भी होता है, 10⁻⁻27 यहाँ भी, -27 यहाँ भी। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है। मास इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका मास लगभग टेंडिंग टू 0 होता है, इसका मास 1 से ज़्यादा होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रॉन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, इसको ऐसे याद रखना, ईंट पर नाच, या देखो, ईंट पर नाच। अब यह ईंट में मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक, तीनों आ जाते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। अब ऐसे याद रखना कि 32 में आता है बत्ती, और याद रखना कि विक मतलब क्या होता है, विक मतलब क्या होता है, बत्ती, विक मतलब बत्ती। तो ऐसे याद रखना कि भाई अपनी ना विक मतलब बत्ती बना के और गांड में डाल लो। मतलब चैडविक ने 1932 में 32 में चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी। रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने 1898 में थॉमसन मॉडल दिया था। अब इसमें थॉमसन ने ये कहा अपने प्लम पुडिंग मॉडल या थॉमसन का जो वाटरमेलन मॉडल था, ठीक है, थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं या वाटरमेलन मॉडल बोलते हैं, इसमें इन्होंने कहा कि एटम जो है एक परफेक्टली स्फीयर है और लगभग 10⁻⁻10 मीटर का इसका रेडियस है। और इन्होंने कहा कि इसमें जो अंदर मास है, मतलब पॉजिटिव मास है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं अंदर, जैसे ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी इसको प्रदान की जा सके। और इन्होंने बोला कि ऐसे समझ लो जैसे वाटरमेलन्स में काले काले सीड्स लगे रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल बोला। तो मतलब स्पेरिकल स्फीयर इन्हें बताया, 10⁻⁻10 मीटर का रेडियस जिसकी है, और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस स्फीयर पे, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरीके से एम्बेडेड हैं ताकि एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बना सकें, ठीक है, इन्होंने ये बोला था। तो ये इम्पोर्टेंट फीचर क्या था कि इन्होंने मास को, जो मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया था पूरे एटम पे, और ओवरऑल न्यूट्रलिटी एटम की इन्होंने एक्सप्लेन करी थी कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। लेकिन बाद में ये कंसिस्टेंट नहीं रहा विद द लेटर एक्सपेरिमेंट्स। थॉमसन को नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था? 1906 में। इन्होंने अपना ये मॉडल कब दिया था? मॉडल दिया था 1898 में। 1898 में ये मॉडल दिया था इन्होंने।
और इनको 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला फॉर हिज इन्वेस्टिगेशंस ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, इसके लिए इनको 1906 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो 98 में मॉडल बनाया इनने, वाटर मिलर मॉडल। इन्होंने ये बोला कि पॉजिटिव स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके अंटे में फंसे हुए हैं। 98 अंटा। तो 98 का मतलब होता है कि जो अंटा में फंसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो 98 में इन्होंने अपना थॉम्सन मॉडल दिया था। और 1906 में 98 के बाद 98 में 8 आता है, इसमें 8 साल और जोड़ दो। 8 साल मतलब 1906 में इनको मिला था नोबेल प्राइज़ फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस। लेटर 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में 1895 में, लगभग 20th सेंचुरी आने को थी, 1895 में विलियम रॉन्टेजन ने एक्स रेज़ की डिस्कवरी करी। और उन्होंने ये बताया कि जब एक कैथोड रे ट्यूब में जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल को स्ट्राइक करते हैं तो वो ऐसी रेज़ निकालते हैं जो कि फ्लोरोसेंस मतलब लाइट पैदा कर सकती हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल्स पे जो कि कैथोड रे ट्यूब्स के बाहर लगे हुए हैं। फ्लोरोसेंट मटेरियल्स पे फ्लोरोसेंस पैदा कर सकती हैं ऐसी रेज़। उनको पता नहीं था कि कैसा इनका नेचर है, तो इनने इनको एक्स रेज़ बोला। और एक्स रेज़ किसने डिस्कवर करी है? विलियम रॉन्टेजन ने 1895 में। और उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो एक्स रेज़ हैं वो बहुत इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस होती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स एक डेंस मेटल के एनोड पे स्ट्राइक करती हैं। जब एक डेंस मेटल जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, डेंस मेटल के एनोड पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं तब ये एक्स रे निकलती हैं। ठीक है, और डेंस मेटल के एनोड को उन्होंने टारगेट बोला। उन्होंने ये पाया कि जो एक्स रेज़ होती हैं वो किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती। किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं और इनकी बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। किसी को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं ये। ठीक है, एंड यही रीज़न है कि इंटीरियर ऑब्जेक्ट के इंटीरियर्स को ये पढ़ने में मदद करती हैं, तभी तो हमारी हड्डियों का एक्स रे होता है। ठीक है, इन रेज़ की बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, 1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, मतलब 0.1 नैनोमीटर का मतलब है 0.1 × 10⁻⁹ मीटर। 0.1 नैनोमीटर का मतलब ये है। तो 0.1 नैनोमीटर की इनकी बहुत ही शॉर्ट वेवलेंथ होती है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करैक्टर की होती है। तो 3 चीज़ें एक्स रेज़ में पता चली। डेंस मेटल एनोड पे ये बहुत इफ़ेक्टिवली प्रोड्यूस होती हैं। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती, बहुत हाईली पेनिट्रेटिंग होती हैं, ये बहुत चाहे किसी के अंदर घुस जाती हैं। ठीक है, और इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होती है 0.1 नैनोमीटर की, ये हमारी एक्स रेज़ होती हैं। और इनको डिस्कवर किया था विलियम रॉन्टेजन ने। हेनरी बेक्वेरेल ने
पता किया कि ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रेडिएशन खुद से ही निकालते हैं, और इस फिनोमेना को उन्होंने रेडियो एक्टिविटी बोला और इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला। और इस फील्ड को डेवलप किया था मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, एक मिनट। तो अगर हम पूछे कि रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने करी है, वो करी है हेनरी बेक्वेरेल ने। हेनरी बेक्वेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी करी है। रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सॉडी ये रिलेटेड हैं। रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया, और मतलब इन सब ने ये ऑब्ज़र्व किया कि अल्फ़ा, बीटा और गामा रेज इमिट होती हैं ऐसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से। और रदरफोर्ड ने ये बताया कि अल्फ़ा रेज में हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिनका 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है। और उनको बोला कि ऐसे ये हीलियम 2+ आयन होते हैं और इनका मास कितना होता है 4। तो ये जो He2+4 है, ये है हमारी अल्फ़ा रेज बेसिकली, ठीक है। तो यही रदरफोर्ड ने बोला। अगर और क्या बोला, और ये हीलियम न्यूक्लियाई के पार्ट हैं और हीलियम गैस से निकलते हैं। बीटा रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह। तो बीटा रेज क्या हैं? बीटा रेज हैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। गामा रेज हाई एनर्जी रेडिएशंस हैं एक्स रेज की तरह। तो गामा रेज जो हैं, गामा रेज वो एक्स रेज हैं। तो ऐसे याद रखते हो वाई और एक्स, ठीक है। बी और ई पास में है, समझ रहे हो? बी और ई पास में है, तो बी ई वाई एक्स, और अल्फ़ा तो हम जानते ही हैं। तो बीटा रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की रेज हैं, गामा रेज जो हैं वो एक्स रेज की तरह हैं, और वो न्यूट्रल हैं एक्स रेज की तरह, और इनमें पार्टिकल्स नहीं होते हैं, एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसी वजह से तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। पेनिट्रेटिंग पावर की बात करें, पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गामा रेज की होती है। क्यों? क्योंकि ये एक्स रेज है, एक्स रेज की बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर है। उससे ज़्यादा बीटा रेज की हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उससे कम अल्फ़ा की हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। मतलब ये समझ लो कि अगर ये 1 है तो ये 100 है, तो ये 1000 है। इतनी पेनिट्रेटिंग पावर होती है। 1000 टाइम्स है ये 100 टाइम्स है। तो अगर ये 1 है तो ये 100 है, और ये 1000 है। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की होती है क्योंकि ये एक्स रेज होती हैं, फिर बीटा रेज की क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्फ़ा रेज की क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और हीलियम आयंस होते हैं। तो ये पेनिट्रेटिंग पावर की बात हो गई। रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कैसा था? रदरफोर्ड और उनके 2 स्टूडेंट हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्डसन। तो गीगर और मार्डसन के साथ में रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल ली। यहाँ पे थिन गोल्ड फॉइल ये रखी है, और इसको अल्फ़ा पार्टिकल से हीलियम 2+ आयन से बॉम्बार्ड किया, और इसको अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया। और जब अल्फ़ा पार्टिकल से बॉम्बार्ड किया तो यहाँ पे गोल्ड फॉइल रख दी, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स दिए। अल्फ़ा पार्टिकल्स जब छोड़े, और यहाँ पे ये जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जिस पे ZnS जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट कोटिंग थी। तो जब भी कोई अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से आता और यहाँ टकरा के एक स्पॉट दे जाता, तो ये देखा गया
कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स तो सीधा निकल गए और कुछ डिफ्लेक्ट हुए अपने पाथ से। अब रदरफोर्ड बड़े चक्कर में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि थॉमसन ने तो बोला था कि पूरा गोल्ड फॉइल पे जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और अगर ऐसा है, अगर एटम में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आए, उन अल्फ़ा पार्टिकल्स को जैसे ही इस पे एंटर करना था, एंटर करके ये स्लो डाउन होना था, इनको एंटर करके इनको स्लो डाउन होना था, और स्लो डाउन होने के साथ साथ बहुत ही माइन्यूट एंगल से डिफ्लेक्ट होना था। पर रिजल्ट्स तो बहुत ज़्यादा उल्टे आए। कुछ पार्टिकल्स उसी सेम स्पीड से निकल गए और कुछ पार्टिकल्स एकदम टकरा के एकदम से डिफ्लेक्ट हुए बहुत ज़्यादा। ये उनका एक कंसर्न था। और इन्होंने ये देखा कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं ये नियरली 180 डिग्री पे बाउंस बैक कर गए हैं। कुछ तो डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बाउंस बैक कर गए। तो इन्होंने 2-3 चीज़ें देखी। जो गोल्ड फॉइल दी थी वो बहुत ज़्यादा थिन गोल्ड फॉइल थी, लगभग 100 नैनोमीटर की इसकी थिकनेस होगी। तो इन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए, कुछ और एक स्मॉल फ्रैक्शन था जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और बहुत ही वेरी फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, 20,000 में करीब एक, जो कि नियरली 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब ये है कि हम ये समझें कि ये अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये सीधा निकल रहे हैं मतलब वो खाली जगह से निकल रहे हैं। ये जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो टकरा के एक न्यूट्रल चीज़ से टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और ये, या फिर हम ऐसे कहें कि किसी से वो सीधा मतलब जिससे ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए उनसे मतलब ये रहा कि उनसे ये टकरा के डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ से ये जो डिफ्लेक्ट हुए वो जो पार्टिकल्स हैं उनसे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने चाहिए थे और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने चाहिए थे, और ये खाली स्पेस। ठीक है, या फिर हम ऐसे कहें कि अगर न्यूट्रॉन से पास होगा तो सीधा निकल जाएगा। तो इन्होंने ये देखा, ये पाया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में एम्प्टी है, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए। और इन्होंने ये पाया कि थोड़े से जो डिफ्लेक्ट हुए तो डिफ्लेक्शन जो है इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स की वजह से हुआ। मतलब पॉजिटिव चार्ज जो एटम में थ्रू आउट द एटम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि थॉमसन ने बताया था। पॉजिटिव चार्ज कंसनट्रेटेड है बहुत स्मॉल वॉल्यूम में, वेरी स्मॉल वॉल्यूम्स, जिन्होंने पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया है। और इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही निग्लिजिबली स्मॉल वॉल्यूम होल्ड करता है। मान लो रेडियस जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है, बल्कि न्यूक्लियस की जो रेडियस है 10⁻⁻15। तो पूरी एटम की जो रेडियस है वो 10⁻⁻10 मीटर है, और केवल न्यूक्लियस की जो है वो 10⁻⁻15 मीटर इनने बताया। डिफरेंट साइज़ में डिफरेंस इतना है कि अगर एक बॉल है न्यूक्लियस तो 5 किलोमीटर रेडियस का ग्राउंड है एटम। ये इतना डिफरेंस है। तो जब प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, उसके बाद कंक्लूज़न रदरफोर्ड ने ये निकाला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड है,
और इस रीजन को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। और इन्होंने ये बोला कि बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन इसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास बहुत हाई स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं, ये इन्होंने बताया। और इन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बाइंड है, ये बताया इन्होंने। तो रदरफोर्ड ने ये बताया था कि मान लो न्यूक्लियस सन है तो इलेक्ट्रॉन सोलर सिस्टम की तरह उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखो एक चीज़ और है कि जैसे सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में चलते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमना चाहिए, ठीक है। पर इन्होंने ये बताया था वेल डिफाइंड ऑर्बिट में घूमना चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें जनरेट हो रही है। और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो भी चीज़ एक्सेलरेटेड है और बहुत हाई स्पीड पे एक्सेलरेटेड है वो रेडिएशंस निकालेगी, और जो रेडिएशंस इमिट करेगी तो होगा क्या कि एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस की वजह से सीधा ये जो ऑर्बिट है वो श्रिंक करता जाएगा। और ऑर्बिट जब श्रिंक करता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आके सीधा प्रोटॉन में कोलाइड कर जाएगा। और कैलकुलेशंस ये कहती हैं कि केवल 10⁻⁻8 सेकंड लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन में कोलाइड करने के लिए। तो इस वजह से ये मॉडल फेल हो गया और रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाई। तो रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब तुम ये कहोगे कि ऐसा मान लें कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी हैं अराउंड न्यूक्लियस, जैसा कि थॉमसन ने बताया था। पर अगर ऐसा होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इसको पुल करेंगे और फिर भी ये एटम कोलाइड हो जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो रदरफोर्ड ने साथ में ये भी नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, और कैसा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है इन इलेक्ट्रॉन्स का, ये भी नहीं बता पाए थे।